एनालिसिस हो गया। अब हम लोग लिक्विड की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले यदि आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। आपके दिमाग में यदि किसी भी तरह का कोई भी सवाल आ रहा है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले पे चलते हैं। बढ़े आगे तब। भास्कर कुछ पूछ रहे हैं? आशुतोष? सर ये जो नो प्लाज्मा सर। है सर, इसमें लाइटनिंग आ सकता है? प्लाज्मा में एक बार फिर से बोलिएगा। लाइट? सर लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना। प्लाज्मा हीट को हम लोग बदल सकते हैं किसी सब्सटेंस की मदद से, या लाइट को। देखिए, हर एनर्जी का फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्सेबल तो पॉसिबल है ही। हर एनर्जी का फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट करना पॉसिबल तो है ही, ऐसा थोड़ी कि नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। उस तरह का सब्सटेंस, उस तरह का डिवाइस होना चाहिए। जैसे लाइट को बदलना है तो आप ये फोटो वोल्टाइक सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे। यदि लाइट को हीट में ये करंट में बदलना है तो फोटो वोल्टाइक सब्सटेंस बोलते हैं उसको। यदि हीट को बदलना है तो उसको हम लोग पायरो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कोई हीट आया, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बदलना चाह रहे हैं तो उस तरह के सब्सटेंस को पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कंप्रेस करने पे, दबाने पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हम लोग पाइजो पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो इलेक्ट्रिक में बदलना तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि अभी हम 3 वर्ड बोले। देखिए, आप यदि लाइट को बदलना चाहते हैं तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? लाइट को यदि इलेक्ट्रिक करंट में बदलना है, लाइट कोई आया, जैसे सनलाइट आया, कोई भी लाइट, सनलाइट को आप यदि इलेक्ट्रिक करंट में बदलना चाह रहे हैं तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? फोटो प्लाज्मा। फोटोवोल्टाइक सब्सटेंस। प्लाज्मा तो स्टेट हुआ। जैसे लाइट को आप बदलना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट में, तो ऐसे सब्सटेंस को जो लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में बदलता है क्या कहा जाता है? फोटोवोल्टाइक सब्सटेंस। फोटो सर सोलर सेल वही होता है क्या? बिल्कुल यही होता है, फोटोवोल्टाइक सब्सटेंस ही। तो सोलर सेल का आप नाम सुने हैं, वो फोटोवोल्टाइक सब्सटेंस हुआ। फोटोवोल्टाइक सब्सटेंस क्या होता है? तो विच कन्वर्ट लाइट which convert light into इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई बता सकते हैं कि सोलर सेल में कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल होता है? सोलर सेल में, सोलर सेल इसका एग्जांपल है, सही बोले। सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है बताइए? सोलर सेल में? सर सिलिकॉन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सिलिकॉन। इसका एग्जांपल होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो फोटोवोल्टाइक सब्सटेंस है। सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सब्सटेंस है, मतलब ये कन्वर्ट करता है सिलिकॉन लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में। इसी तरह से 2 और सब्सटेंस होते हैं। एक होता है आपको पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है? तो ये हीट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब पायरो, PYRO, पायरो वर्ड का मतलब ही हीट होता है। जैसे फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, पायरो वर्ड का मतलब होता है हीट। मतलब पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में कहेंगे विच कन्वर्ट हीट इनटू लाइट। और एक होता है पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये आप जैसे एक घड़ी का नाम सुने होंगे जिसमें चाबी दे करके चलाया जाता है, याद है? सुने हैं? सुने हैं कि नहीं? नो सर। अच्छा, तो आप अपने यस सर। ये पापा से पूछिएगा, ये बताएंगे। पहले वैसा ही घड़ी आता था। पहले घड़ी कैसा आता था कि जैसे अब तो आता है बैटरी वाला, अब तो वो घड़ी ही बंद हो गया। उसमें आता क्या था, ये कि पहले हम लोग को चाबी देना पड़ता था।
अब वैसा घड़ी बंद हो गया है। पहले सुबह सुबह जैसे हर कोई ध्यान रखता था कि अब 8 बजे चाबी हमको दे रहा है, पहले चाबी उसमें भरा जाता था। तो चाबी भरने से क्या होगा, किसी भी चीज को यदि आप टाइट करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? जैसे कोई भी चीज को बढ़ता है। टाइट तो प्रेशर बढ़ता है, बढ़ेगा सर। बिल्कुल। तब उसी को पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं, जो प्रेशर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करे। इसका इस्तेमाल घड़ी में होता था। आपके पापा से पूछिएगा, बहुत अच्छे से ये बताएंगे। ये पहले आता था, अब आना बंद हो गया। अब एकदम ये पहला घड़ी था जो मतलब जिसमें चाबी दिया जाता था, और चाबी देने पे क्या होता था कि उसका स्प्रिंग टाइट होता था। जैसे आप किसी भी चीज को ये कंप्रेस कीजिए, घुमाइए, जैसे स्प्रिंग है, उसमें स्प्रिंग लगा रहता था। स्प्रिंग क्या होता था, धीरे धीरे दबता था। दबने के बाद क्या होता है, वो प्रेशर डेवलप करेगा, तो प्रेशर से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता था, घड़ी चलता था। धीरे धीरे क्या होता था, वो स्प्रिंग फिर जैसे जैसे क्या होगा, फैलेगा। तो उसका ड्यूरेशन रहता था 24 घंटा पे, उसमें चाबी देना पड़ता था। 24 घंटा बाद वो फिर फैल करके फिर अपने रियल पोजीशन पे आ गया। तो फिर क्या किया जाता था, फिर 24 घंटा बाद उसमें चाबी दिया जाता था, फिर वो कंप्रेस होता था। तो इस तरह से उस घड़ी में क्या था, हर दिन चाबी देना पड़ता था। वो पहले आता था, अब नहीं आता है। अब तो अब तो खैर घड़ी भी ये स्मार्ट वॉच हो गया है, जानते ही होंगे कि मोबाइल से ही घड़ी कनेक्ट हो जाता है, अलग अलग डिजाइन आता है। तो खैर वैसा सब्सटेंस जो प्रेशर प्रेशर देने पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करे, उसको पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। विच कन्वर्ट प्रेशर इनटू, सॉरी यहाँ लाइट लिख दिए थे, लाइट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। विच कन्वर्ट प्रेशर इनटू इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से आपको ये, तो जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे, लाइट को हम लोग या हीट को या फिर प्रेशर को भी इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी एनर्जी को किसी भी फॉर्म में बदला जा सकता है। और किन्हीं का कोई सवाल? सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और पाइजो अब इलेक्ट्रिक पाइरो, सब्सटेंस? ये पाइजो का तो होता है, क्वार्ट्ज होता है, उसके बाद रोचेल सॉल्ट होता है। क्वार्ट्ज जैसे क्वार्ट्ज घड़ी आता था, तो ये घड़ी में जो इस्तेमाल होता था वो क्वार्ट्ज होता था, QUARTZ। और पायरो इलेक्ट्रिक हो गया, हीट की वजह से जो है वो आपको मेटल में देखा गया है इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होना। मतलब कोई भी मेटल का एग्जांपल पायरो का हो सकता है। मेटल या फिर आपको मेटेलॉइड, मेटेलॉइड में भी ये घटना होता है। नॉन मेटल में तो नहीं हो पाता है, लेकिन मेटेलॉइड हो गया। और ये लास्ट वाला जो हमने लिखा पाइजो, पाइजो का एग्जांपल है आपको क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज घड़ी में इस्तेमाल होता था। उसके बाद आपको रोचेल सॉल्ट करके कंपाउंड होता है, रोचेल सॉल्ट के बारे में पढ़िएगा आगे। क्वार्ट्ज के बारे में भी पढ़िएगा, 12th में थोड़ा ये इंफॉर्मेशन आपको सर पाइजो में ये हो सकता है सर, जो सी वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मतलब निकाला जाता है सर, सी कंज्यूम वाटर के। से तो वो टाइड्स की वजह से होता है। वो तो सर टाइड्स उसमें भी प्रेशर बनता है ना सर? नहीं नहीं, उसमें प्रेशर का इस्तेमाल नहीं है। जो सी पे जो टाइड बनता है, टाइड टाइड लहर, लहर जो बनता है ऐसे करके, उसे टरबाइन घुमाया जाता है। मतलब उससे आपको जैसे टाइड, मतलब कि टाइड जो बन रहा है उसकी वजह से वहां जनरेट होता है। लेकिन हाँ, वहां पे यदि टाइड टकरा रहा है तो वहां पे भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वो तो अब समुद्र के कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे वहां ये दो बातें होती है, एक टाइड का उठना, अप डाउन, इस तरह से टाइड नहीं उठता है। जो टाइड समझे ना, यस सर। समुद्र पे जो लहर आता है, तो उसकी, यस सर। और दूसरा जो है टाइड जब टकराएगा, तो जब टकराएगा तो प्रेशर डेवलप होगा, तो उससे भी हम बदल सकते हैं। और बाकी केसेस में यदि टाइड मतलब केवल मूवमेंट कर रहा है, तब तो फिर डायनमो लगा करके बदलेंगे। जैसे तुमको डैम वगैरह में, डैम में वाटर से क्या होता है, टरबाइन घुमाया जाता है, और टरबाइन से डायनमो घूमता है। डायनमो से आप 10th में याद होगा पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बनाया जा सकता है। मतलब यस। क्वाइल के चारों ओर यदि हम मतलब मैग्नेट लगा दें, बीच में एक मैग्नेट रखें, अब बीच में क्वाइल लगा दें, तो क्वाइल यदि रोटेट करेगा, या फिर आपको मैग्नेट रोटेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है।
ये 10th क्लास में भी था थोड़ा बहुत। तो ये सब अलग अलग केसेस हुआ एनालिसिस का। चलते हैं तब अगले टॉपिक पे। और किन्हीं का कोई सवाल? तो अगला टॉपिक जो है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। इरेज कर रहे हैं इसको। देखो अगला वर्ड है, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अभी जैसा कि हम लोग पढ़े, मतलब पीछे पढ़े फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब। ये दूसरा हिस्सा है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें पार्टिकल्स को बांटा गया टाइप, मतलब कि मैटर को बांटा गया टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे, कि क्या कंपोजिशन है, क्या टाइप है, किस तरह का पार्टिकल है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में सिंपल शब्दों में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर on the basis of the classification of matter on the basis of type of particles and composition of particles is called chemical classification. टाइप ऑफ पार्टिकल्स और कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे बांटना केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। मतलब टाइप किस तरह से है, कंपोजिशन किस तरह का है, उसके बेसिस पे बांटना। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी होगा। एक पॉसिबिलिटी होगा प्योर सब्सटेंस, दूसरा पॉसिबिलिटी होगा मिक्सचर। यदि सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल हो, गौर से सुनिएगा, प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, जब सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अब जैसे वाटर बोलते हैं तो वाटर सिर्फ वाटर हुआ। शुगर बोलते हैं, शुगर सिर्फ शुगर हुआ। ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन हुआ। लेकिन आप बोल देते हैं एयर, तो एयर में क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही है? बहुत सारे गैस हैं, एक ही ऑक्सीजन तो है नहीं। नाइट्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारे गैस हैं। तो वो मिक्सर हो गया एयर। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन बोलना, सिर्फ नाइट्रोजन बोलना, सिर्फ हाइड्रोजन बोलना प्योर सब्सटेंस। आप वाटर बोले, शुगर बोले, प्योर सब्सटेंस। लेकिन वाटर में शुगर मिला करके बोलिए, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, क्या हो जाएगा? मिक्सर। कोई भी चीज, सिंपल सा भाषा, सिंपल सा शब्द, वन टाइप ऑफ पार्टिकल हो, एक तरह का पार्टिकल हो, प्योर सब्सटेंस। एक से ज्यादा तरह का पार्टिकल हो, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, चाहे आयन हो, मिक्सर। सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मतलब इसके बारे में कहेंगे, इफ ओनली वन टाइप ऑफ particles present in, if only one type of particles present in matter, then it is called प्योर सब्सटेंस। तब उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे। सिर्फ एक तरह का पार्टिकल हो, एक से ज्यादा तरह का पार्टिकल हो तो मिक्सर कहलाएगा। इफ मोर देन वन टाइप ऑफ particles present in matter, एक से ज्यादा तरह का,
देन इट इज कॉल्ड मिक्सर। तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिक्सर। कब? जब एक से ज्यादा तरह का पार्टिकल हो, सिर्फ एक तरह का हो प्योर सब्सटेंस। जैसे आप वाटर बोलते हैं, तो वाटर प्योर सब्सटेंस हुआ क्योंकि इसमें एक ही तरह का पार्टिकल है। आप शुगर बोलते हैं, तो शुगर प्योर सब्सटेंस हुआ। देखिए एक बात यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि H2O देख करके आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो तरह का एटम है लेकिन दोनों एक साथ है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है लेकिन हम ऐसे लिखे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? मिक्सर। लेकिन आप H2O तो एक साथ लिखे ना, कोई भी फॉर्मूला एक साथ एक बार लिखा जाए प्योर सब्सटेंस, जैसे शुगर, लेकिन आप ऐसे लिखते हैं 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन 11 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा? मिक्सर। आप इसमें तीन पार्टिकल का जिक्र कर दिए, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक पार्टिकल कैसे? तीन पार्टिकल हो गया। लेकिन प्योर सब्सटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल होता है और वो भी एक बार लिखा जाता है। मतलब हम सी, देखिए आप इसको कैसे पढ़िएगा, लॉजिकल सोचिए। C12H22O11, इसको पढ़िएगा C12H22O11 एक साथ, या ऐसे पढ़िएगा 12 कार्बन 22। आपको मान लीजिए हम शुगर का फॉर्मूला पूछे, आप ऐसे कभी बोलिएगा 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन 11 ऑक्सीजन, ऐसे तो नहीं बोलिएगा। आप कैसे बोलिएगा? C12H22O11 एक सांस में बिना रुके हुए एक साथ बोले। बोलने के फर्क से पता चल जाता है प्योर सब्सटेंस होगा कि मिक्सर। आप ऐसे बोले 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन एंड 11 ऑक्सीजन, तो तीन हो गया, अलग अलग हो गया। आप जैसे बोलते हैं कार्बन, सिर्फ कार्बन बोले प्योर सब्सटेंस। आप बोले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस O2 प्योर सब्सटेंस। लेकिन आप बोल दिए एयर, तो एयर में तो ऑक्सीजन गैस ही सिर्फ नहीं है, एयर में तो ऑक्सीजन गैस ही नहीं ना है सिर्फ, और भी बहुत सारे हैं। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा गैस है। तो ये क्या हो जाएगा? मिक्सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? समझ में No, आया? यस सर। तो सिंपल सा वर्ड था प्योर सब्सटेंस मिक्सर, जिसमें सिर्फ एक तरह का पार्टिकल हो प्योर सब्सटेंस, एक से ज्यादा तरह का पार्टिकल हो। अब हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। आशुतोष आप बताइए, ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन गैस तो का सिंबल क्या होगा? जैसे ऑक्सीजन एटम का सिंबल क्या होगा, ऑक्सीजन गैस का सिंबल क्या होगा? सर ऑक्सीजन गैस का O2 हो जाएगा। हाँ, और ऑक्सीजन एटम का? O। बिल्कुल सही बोले। तो ये ऑक्सीजन गैस जो हम बोले, ये O2, मतलब जैसे O2 हम लिखें तो O2 क्या हो गया? एटम तो हुआ नहीं, या एटम हुआ, O2 लिखना। O2 को हम लोग क्या बोलेंगे? टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। O2 को क्या कहेंगे? टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की टू एटम्स बॉन्डेड विथ ईच अदर। 2 atoms of oxygen। टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ ईच अदर। O2 में दोनों ऑक्सीजन एक साथ है तो बॉन्डेड बोलेंगे, अलग अलग नहीं है। जैसे O2 आप बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डेड। लेकिन सिर्फ आप यदि ये बोल दिए टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन तो उसको 2O लिखेंगे, नॉट O2। जैसे इसमें और इसमें यही फर्क है। जैसे आप लिखे N2 और 2N, कोई पूछे दोनों में फर्क क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि इस N2 लिखने का मतलब हुआ कि दो नाइट्रोजन एटम्स बॉन्डेड है, एक साथ है। और आप 2N लिखे थे, इसका मतलब क्या हुआ कि दो एटम्स नाइट्रोजन के सिर्फ रखे हुए हैं। समझे पूरी? इन दोनों में अंतर समझे कि नहीं? ये सर समझ गए। N2 का मतलब क्या हुआ? जब हम N2 बोलते हैं तो सर N2 मतलब कि सर जैसे दो नाइट्रोजन सर जो है वो कंबाइंड फॉर्म में, हाँ, और सर कंबाइंड फॉर्म। 2N
सर 2n लिखा हुआ है सर, मतलब कि सिर्फ रखे हुए। हाँ, रखे हुए हैं, बिल्कुल। मतलब वो बंधा हुआ नहीं है। जैसे कि आप सिंपल सोचिए कि आप जैसे ये 2 पेन लिए, रखे हुए हैं, लेकिन 2 पेन को बांध दिए, तो बांध दिए तो एक ना हो गया, ये एक हुआ। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ H2O है, तो H2O क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम की मॉलिक्यूल। वाटर एटम कहलाएगा कि मॉलिक्यूल कहलाएगा? इस वाटर को हम लोग क्या कहेंगे? एटम की मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। बिल्कुल। मॉलिक्यूल का सिंपल सा मतलब होता है बंधा रहे। आई बात समझ में? जैसे यहाँ शुगर है, तो ये शुगर को हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे या एटम कहेंगे? शुगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। होगा सर। हाँ, मॉलिक्यूल होगा। लेकिन ये कार्बन सी लिखा हुआ है सिर्फ, तो सी क्या किसी के साथ बंधा हुआ है? नो सर। तो सी को हम लोग क्या कहेंगे? एटम की मॉलिक्यूल। आटम सर, आटम। एटम, बिल्कुल। इसको एटम बोलेंगे। लेकिन देखो फिर O2, O2 क्या कहलाएगा? सर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। मतलब ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक हुआ, नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक हुआ। तो चलिए अब इसी पे चर्चा करते हैं, प्योर सब्सटेंस के टाइप पे। इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन? पहले ये दोनों समझे कि नहीं? यस सर। वन टाइप, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। तो इसमें जैसा कि ये समझिए अब, हाँ, प्योर सब्सटेंस जो है वो दो तरह के बांटे गए। प्योर सब्सटेंस दो तरह का बांटा गया, एलिमेंट, कंपाउंड। एक एलिमेंट हुआ, दूसरा कंपाउंड हुआ। अब एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो गौर से सुनिए, इसके बहुत सारे डिफिनेशन, चाहे बहुत सारे एनालिसिस आप पहले से सुने होंगे, लेकिन हम जो आज बोल रहे हैं उसका कोई भी कंट्रावर्सरी पॉइंट नहीं है, कोई भी कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है, एकदम 100% हर चीज पे लागू होगा, कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। एलिमेंट को सीधा कहिए इस तरह से, विच हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। जिसमें सिर्फ एक तरह का एटम हो उसको एलिमेंट कहेंगे, और जिसमें एक से ज्यादा तरह का एटम हो, विच हैज मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड कंपाउंड। एक से ज्यादा तरह का एटम हो तो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। सिर्फ एक तरह का एटम हो तो उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट। और एक से ज्यादा तरह का एटम हो तो कंपाउंड। अब जैसे देखिए, बताइए, S, S2, S8, इसमें कितने तरह के एटम है? S में, इसमें कितना तरह का एटम है? सर एक। इसमें सर दो। दो तरह का है कि दो एटम है? सर दो एटम एक तरह सर का दो एटम। एटम है सर, क्योंकि कंबाइंड है। हाँ, और सिर्फ सल्फर है, तो दो तरह का नहीं, तरह का एक ही है। अब जैसे एसिड लिखे, एसिड में कोई पूछा कि कितने तरह का एटम,
एक ही टाइप का। एक ही टाइप का। देखिए इन तीनों में टाइप ऑफ एटम एक ही है, नंबर ऑफ एटम अलग अलग है। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 8। ये बात समझे कि नहीं? इसमें Yes. 1 एटम, इसमें 2, Yes, इसमें 8। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट की कंपाउंड। इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट कहेंगे कि कंपाउंड? सर एलिमेंट क्या है? बिल्कुल। एलिमेंट। एलिमेंट कहेंगे। एक ही तरह का एटम है, सल्फर सल्फर सल्फर। आप जैसे लिखा हुआ देखे O2 O3, ये ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन गैस है, और ये ओजोन है। लेकिन तीनों में कहा जाए कि टाइप ऑफ एटम कितने तरह के? तीनों में एक एक ही तरह का। दो नंबर ऑफ एटम अलग अलग है, लेकिन टाइप ऑफ एटम के बारे में यदि हम बात करते हैं तो एक तरह का। तो ये तीनों किस में आ जाएगा? एलिमेंट में कि कंपाउंड में? एलिमेंट। बिल्कुल। देखिए कोई भी कंफ्यूजन दिमाग से हटा लीजिए, सिंपल सा याद रखिए, वन टाइप ऑफ एटम। अब ये बताइए कि डायमंड किस में रखेंगे? एलिमेंट में कि कंपाउंड में डायमंड को? सर एलिमेंट। बिल्कुल। एलिमेंट। ग्रेफाइट को किस में रखेंगे? सर एलिमेंट ही में है। क्यों रखेंगे एलिमेंट में ही सिर्फ? सर क्योंकि सर सिंगल सर बना सर सिंगल। कार्बन से बना हुआ है। Yes. ग्रेफाइट या डायमंड में कार्बन के अलावा दूसरा किसी एलिमेंट का नाम सुने हैं? तो सिर्फ एक तरह का हुआ एलिमेंट। डायमंड भी एलिमेंट, ग्रेफाइट भी एलिमेंट। लेकिन आप जब बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में टाइप ऑफ एटम कितने हैं? सर दो हैं, कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में दो तरह के एलिमेंट, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये किस में चला जाएगा? सर कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड में। आप जैसे H2SO4 बोलते हैं, इसमें टाइप ऑफ एटम कोई पूछे तो कितने तरह के? सर तीन 3 तरह का, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो इसीलिए किसमें चला जाएगा? कंपाउंड। कंपाउंड में। कंफ्यूजन है तो पूछिए। आप सिंपल एकदम देखिए, सिंपल एकदम तरीका याद रखिए। आपको कहा P4, P4 दो तरह का होता है, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस याद होगा, मैच स्टिक में इस्तेमाल होता है, माचिस में, रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस हो चाहे व्हाइट फास्फोरस, इन दोनों को हम लोग कहाँ रखेंगे? एलिमेंट में कि कंपाउंड में? सर एलिमेंट में है। बिल्कुल एलिमेंट में। ये एलिमेंट हुआ। लेकिन यदि हम कहे PCl3, PCl5, तो इन दोनों को कहाँ रखा जाएगा? एलिमेंट में कि सर कंपाउंड में? कंपाउंड में। सर बिल्कुल। कंपाउंड। कंपाउंड में रखा जाएगा, क्योंकि इन दोनों में दो तरह के एटम, फास्फोरस क्लोरीन, फास्फोरस क्लोरीन। तो इस तरह से आप आसानी से सिंपल लैंग्वेज में इस बात को सेट कीजिए दिमाग में कि सिर्फ एक तरह का एटम हो तो वो एलिमेंट होगा, और एक से ज्यादा तरह का एटम हो तो वो कंपाउंड होगा। एक से ज्यादा तरह का, समझ गए? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो ये सिंपल सा आसान सा डेफिनेशन है। आप कहीं भी आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है कि सिर्फ एक तरह का एटम हो तो एलिमेंट, एक से ज्यादा तरह का एटम हो तो कंपाउंड। बोलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो इससे आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अभी थोड़ा थोड़ा सा ये आपको ये धीरे धीरे करवा रहे हैं, धीरे धीरे करके मेन ट्रैक पे आपको जैसे ही आएंगे थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। अभी थोड़ा थोड़ा आराम से ही धीरे धीरे करके समझिए, थोड़ा सा एकदम पूरा आराम से रिलैक्स होकर के केमिस्ट्री को एकदम इस तरह से समझिए कि आगे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा रहे कि आसानी से हम सीख सकते हैं एक एक बातें। समझ गए? कभी भी केमिस्ट्री को ये मत समझिए कि हमको रटना पड़ेगा।
एवरीथिंग इज एक्सप्लेन, हर चीज के पीछे रीजन है, पढ़ने का तरीका है, और बेसिक जितना आपका स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, आगे उतना कम प्रॉब्लम होगा। तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में एज यूजुअल जैसे आपका रूटीन है वैसे रहेगा। फिर आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे आपका रिजल्ट ये 10th का जैसे ही इशू होगा, हम लोग थोड़ा सा और स्पीड बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा आराम से ही सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। और पढ़िए, कोई भी किताब हो आपके पास उसको पढ़िए, कोई भी पॉइंट कंफ्यूजिंग या लगे बेहिचक पूछिए, डिस्कस कीजिए एकदम आराम से। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं इससे अगले टॉपिक की तरफ।